नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट आई है जीएसटी में फरवरी में, उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये अमेंडमेंट ई इनवॉइसेस से रिलेटेड है। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था। इनिशियली ई इनवॉइस बनाना उन जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कंपलसरी था जो रजिस्टर्ड पार्टी थे और जिन्हों की टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से ज़्यादा थी। उसके बाद ये अमेंड हुआ, 100 करोड़ हुआ, उसके बाद 50 करोड़, और अब फाइनली जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है इसमें ये लिमिट घटकर 20 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये है किसी की टर्नओवर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी है एक्सीड कर जाते किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम FY 17-18 से लेके 21-22 तक 20 करोड़ से, तो उसको ई इनवॉइस बनाना अब कंपलसरी हो गया है। ई इनवॉइस का मतलब क्या है? ई इनवॉइस का मतलब यह है कि जिस पे एप्लीकेबल है रजिस्टर्ड पार्टी पे, उसको ई इनवॉइस ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पे बिल को बनाना है। उसके लिए उसे जो प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स है ENC1 फॉर्मेट में डालनी है और इस फॉर्मेट को अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे आफ्टर जनरेटिंग IRN। अब यहाँ पे सवाल है, क्या ये सभी पे एप्लीकेबल है या कोई एग्जेम्प्टेड है? एप्लीकेबल जैसे कि मैंने बताया जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? FY 17-18 से लेके 21-22 तक हम सारे फाइनेंशियल ईयर्स को चेक करेंगे, और अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर हमारी 20 करोड़ से ऊपर हो जाती है और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो हमारे लिए इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है। इसमें ई इनवॉइस किस किस केसेस में जनरेट करना जरूरी होगा? ई इनवॉइस जब जनरेट करना कंपलसरी होता है जब हम सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड पार्टी को, या फिर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज और बोथ फॉर एक्सपोर्ट। इन दो केस में ही हमें ई इनवॉइस जनरेट करना या अपलोड करना कंपलसरी है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी कैटेगरी भी है जिसको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इवन दो उनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है? हाँ, इसमें जो कैटेगरी आएंगी उसमें आएगी एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई NBFC है, उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कोई कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देती है या कोई सर्विस दे रही है। एंट्री इन एन एग्जीबिशन फॉर सिनेमा ऑटोग्राफी इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। आज हमने यहाँ पे ये जानने की कोशिश करी है कि जो नई अमेंडमेंट आई है वो किस पे एप्लीकेबल है, और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2022 से। तो अब जितने भी ऐसी पार्टीज हैं जो इस अमेंडमेंट के बाद ई इनवॉइस रेज करने के दायरे में आती हैं, उनको अपना सिस्टम दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली अपडेट करना है, और 1 अप्रैल 2022 आने से पहले इसका ट्रायल करके देखना है कैसे हमारा ई इनवॉइस जनरेट होगा। अब यहाँ ये बात जानना जरूरी है, अगर हम ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर हमारा ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ तो इसे वैलिड नहीं माना जाएगा, और वैलिड नहीं माना जाने से इसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे, जिसने हमसे माल खरीदा यानी रिसिपेंट को उसका ITC नहीं मिलेगा, और सप्लायर के लिए इस पर पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रोविज़न को हमें फॉलो करना ही है, अदरवाइज इसके इम्प्लीकेशन बहुत हार्ड हैं और हार्श हैं। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी है नई अमेंडमेंट में क्या है और किस पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम लॉगिन करेंगे और क्या प्रोसेस होगा ई इनवॉइस जनरेट करने का। धन्यवाद। मुझे लगता है आपके लिए जानकारी यूज़फुल है और आपके काम आएगी। धन्यवाद।